नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य के अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति और वित्तीय लाभों को समाप्त करने के लिए विधानसभा में पारित किया गया बिल राज्य सरकार ने एक बार फिर विधानसभा को भेज दिया है। वर्ष 2003 के बाद अनुबंध आधार पर भर्ती हुए कर्मचारियों की वरिष्ठता वित्तीय लाभ को खत्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पिछले महीने एक बिल पारित हुआ था और पारित हुए इस बिल के अनुसार प्रदेश के किसी भी अनुबंध कर्मचारी का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड नहीं गिना जाएगा। बिल के मुताबिक अनुबंध कर्मचारियों का रेगुलर होने पर ही सेवा काल जुड़ेगा। रेगुलर होने की तिथि से ही कर्मचारियों की सेवा मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अनुबंध कार्यकाल का पीरियड सरकारी सेवाओं का हिस्सा नहीं होगा। चाहे 2 साल बाद कोई हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी रेगुलर होता है, 1 साल के बाद उसका वो टेन्योर काउंट नहीं किया जाएगा, ना सर्विस बुक में काउंट होगा, ना सीनियोरिटी के लिए होगा, ना वित्तीय लाभों के लिए होगा, ना वरिष्ठता लाभ के लिए उसका कर्मचारी का अनुबंध कार्यकाल गिना जाएगा। साफ शब्दों में कहें तो अब हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर होने वाली भर्तियों के लिए किसी भी कर्मचारी का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। उसे उसकी सरकारी सेवाओं से बिल्कुल माइनस माना जाएगा। किसी भी राज्य के कर्मचारी को उसी दिन से सरकारी कर्मचारी माना जाएगा जब कर्मचारी रेगुलर हो जाएगा और उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हालांकि इस बिल को लेकर काफी विरोधाभास हो रहा, लेकिन इस बिल पर अपडेट क्या ये आपको बताएं तो विधानसभा में पारित हुआ ये बिल कार्मिक विभाग ने सरकार की कंसेंट के बाद लॉ डिपार्टमेंट को भेजा। इसके बाद लॉ डिपार्टमेंट ने कुछ त्रुटियों को हटाने के बाद इसे एक बार फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेज दिया है, क्योंकि नियमों के अनुसार अब इस बिल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा की मंजूरी दी जाएगी और विधानसभा की मंजूरी स्पीकर प्रदान कर देंगे और स्पीकर की मंजूरी के बाद यह बिल वापस लॉ डिपार्टमेंट को आएगा। लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की कंसेंट लेने के बाद फिर इसे राजभवन भेजेगी। यानी कि अब राजभवन में जाने के बाद इस बिल में कितना समय लगता है ये देखना है, लेकिन अभी करीब करीब 1 महीना पहले ये बिल पारित हुआ था और अभी तक ये राजभवन नहीं पहुंचा है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राजभवन में ये बिल डेरा डाल सकता है, वहां पर कुछ समय ले सकता है। हालांकि इस बिल के पास होने के बाद अनुबंध कर्मचारी भी अपनी अदायगियों के मामले पर खामोश हो गए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जब तक ये बिल राजभवन से मंजूर नहीं होगा, मंजूर होने के बाद जब तक इसे नोटिफाई नहीं किया जाएगा, तब तक इस बिल को हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं माना जाएगा। लेकिन जब से ये बिल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ है, तब से राज्य के अनुबंध कर्मचारी अपनी अदायगियों को लेकर अब बिल्कुल खामोश हो गए हैं। लेकिन इतना भी स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश के कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज वाले कर्मचारी इस बिल का पहले दिन से विरोध कर रहे हैं और विरोध करने की सबसे बड़ी वजह है कि राज्य के अनुबंध कर्मचारियों को साफ ये लगता है कि 2003 में सरकार ने अनुबंध आधार पर भर्तियों का नियम बनाया। इस आधार पर 2007-8 में हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज की गाइडलाइंस के अनुसार नियुक्तियां शुरू हुई। लेकिन उन नियुक्तियों के अनुसार, जिसमें हाई कोर्ट ने भी कहा था कि इन अनुबंध भर्तियों के लिए आप आरएनपी रूल्स फ्रेम कीजिए। जब रूल आरएनपी फ्रेम्स हो गए तो नियम ये साफ कहता है, जिसका कस्टोडियन कार्मिक विभाग है उस विभाग भी पुष्टि करता है कि जब राज्य में कोई भी या किसी देश में कोई भी भर्ती जब आरएनपी रूल्स की परिधि में होती है, उन नियमों की परिपाटी में होती है, तो उस कर्मचारी को पहले दिन से रेगुलर कर्मचारी के बराबर, चाहे वेतन हो, स्केल हो, वरिष्ठता हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उस कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी माना जाता है। और यही सबसे बड़ी सरकार की त्रुटि थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के लिए 2007 के बाद जो भी भर्तियां हुई वो आरएनपी रूल्स के तहत भर्तियां हुई। इसके चलते उन तमाम कर्मचारियों का मानना है कि जो बिल आप बैक डेट से ला रहे हैं, जिस बिल में आप ये जिक्र कर रहे हैं कि जब से वो नियम लागू हुआ था उस नियम को निरस्त
निरस्त करने के लिए जो आज बिल लाया गया है वो पिछली डेट से एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे के लिए आप ऐसा नियम जरूर बना सकते हैं, लेकिन यहां पर भी एक त्रुटि जरूर देखी जा सकती है कि अगर अनुबंध आधार पर भविष्य में भी भर्तियां अगर आरएनपी रूल्स पर होंगी तो फिर उनका सेवा काल कैसे नहीं जुड़ेगा, ये काफी देखने वाली बात होगी। यही वजह है कि सरकार इस बिल को राजभवन भेज देगी, लेकिन राजभवन में पहुंचने के बाद राजभवन इस पर क्या रुख अपनाता है ये काफी रोचक होगा। इधर हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को और खासकर उन कर्मचारियों की जिनकी रिटायरमेंट की डेट नजदीक आ रही है उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार राज्य के सभी अधिकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 59 ईयर्स तक करने पर विचार कर रही है। इसकी फाइल तमाम औपचारिकताओं पूरी करते हुए चीफ सेक्रेटरी के टेबल पर पहुंची थी और चीफ सेक्रेटरी ने स्पीक लिखा था। हालांकि इस पर चर्चा हो गई है, फाइल अब मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ दौड़ने शुरू हो गई है, लेकिन इतना जरूर अधिकारियों का कहना है कि इसकी आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के तीसरे बजट में हो सकती है। यानी कि जो फरवरी माह में प्रस्तावित है, हिमाचल प्रदेश सरकार अपना आम बजट प्रस्तुत करेगी। इस बजट में राज्य के कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज की बढ़ोतरी का अनाउंसमेंट हो सकता है। प्रदेश में हालांकि हजारों कर्मचारियों को रीएम्प्लॉयमेंट रीएंगेज किया जा रहा है। सेवा विस्तार सिर्फ एक हुई है। बासु जो कि एक उच्च अधिकारी हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में, उनको सेवा विस्तार दिया है, लेकिन राज्य में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को रीएंगेज किया गया है, रीएम्प्लॉयमेंट दी गई है। सेवा विस्तार बेशक नहीं हुआ है, लेकिन इसका भी अंदर खाते विरोध हो रहा। हालांकि सरकार की साफ मंशा है कि कम वेतन में अनुभव वाले लोगों को, अनुभव वाले अधिकारी कर्मचारियों की हम सेवाएं ले रहे हैं, क्योंकि जब तक नियमित भर्तियों के बाद कोई अपनी सीट पर नहीं आ जाता तब तक हम रीएंगेज और रीएम्प्लॉयमेंट के माध्यम से इन तमाम अनुभवी अधिकारी कर्मचारियों की सेवाएं ले सकते हैं। लेकिन अंदर खाते हो रहे विरोध के चलते सरकार अब इस व्यवस्था को बंद कर, यानी ना कोई रीएंगेज होगा ना रीएम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, सीधी रिटायरमेंट एज बढ़ाकर 58 से 59 साल करने पर सरकार विचार कर रही है। ये फैसला अगर धरातल पर उतरता है तो 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश के तमाम उन कर्मचारियों के लिए अगला वित्तीय वर्ष अच्छी खबर लेकर आएगा जो बिल्कुल सेवानिवृत्ति की दहलीज पर खड़े हैं। आज राज्य सरकार ने 17 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दे दिया। सरकार ने साल 2009 बैच के आईएएस मानसी साई ठाकुर, ओनचंद ठाकुर, राजकिशन पूर्थी और विनोद कुमार को, इन चारों आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया। इन्हें सेक्रेटरी रैंक प्रदान कर दिया गया। इन्हें लेवल 14 का सुपर टाइम स्केल प्रदान किया गया। इनमें मानसी साई ठाकुर परफॉर्मा आधार पर प्रमोशन दी गई है, क्योंकि वह भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रही है। इसी तरह साल 2012 की आईएएस डॉक्टर ऋचा वर्मा, राकेश कुमार प्रजापति, हरिकेश मीना, राजेश्वर गोयल को लेवल 13 यानी सिलेक्शन पे स्केल दिया गया है। इन्हें बैक डेट से यानी 1 जनवरी 2025 से प्रमोशन दी गई है। इन अधिकारियों को बैक डेट से प्रमोशन दी है। इसी तरह आईएएस अधिकारी डिप्टी कमिश्नर कुल्लू तोरल, एस रवीश, अनुराग चंद्र, अमित कुमार शर्मा, जतिन लाल, गंधर्व राठौर, राहुल कुमार, सोनाक्षी सिंह तोमर, विजय कुमार और मनोज कुमार को लेवल 12 का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव का स्केल दिया गया है। महत्वपूर्ण है कि इनमें 4 जिलों के डिप्टी कमिश्नर लाहौल स्पीति राहुल, डिप्टी कमिश्नर कुल्लू तोरल, इसके अलावा जतिन लाल ऊना के डीसी, किन्नौर के अमित, इन 4 डीसीज को भी राज्य सरकार ने पदोन्नति का तोहफा दिया। जाहिर तौर पर इन्हें 1 जनवरी को पदोन्नति मिलनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहकर इन तमाम आईएएस अफसरों की फाइल रोक दी थी कि आप 1 दिन पहले अपनी प्रमोशन की फाइलें भेज देते। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से सवाल किया था कि जिस गति के साथ आप आईएएस अफसरों की फाइलें मेरे दफ्तर में भेजते हैं, क्या आप लोग अपने अधीन वाले कर्मचारियों की फाइलें भी ऐसे भेजते हैं? उसमें ऑब्जर्वेशन लगाई जाती हैं, उसमें डीपीसी नहीं हुई, उसमें विजिलेंस क्लियरेंस नहीं हुई, लंबे समय तक आप उन फाइलों को लटका देते हैं। मुख्यमंत्री ने यह सवाल भी चीफ सेक्रेटरी से किया था कि आखिर आईएएस अफसरों की डीपीसी, उनकी विजिलेंस क्लियरेंस चंद मिनटों में, चंद घंटों में कैसे आ जाती है? और इस फाइल को 31 दिसंबर को रोक दिया गया था, 1 जनवरी को भी रोका गया था, लेकिन अब करीब 2 सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद इन तमाम आईएएस अधिकारियों को अपनी पदोन्नति का तोहफा राज्य सरकार ने प्रदान कर दिया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में पहुंचे थे। उनके साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी दिल्ली में मौजूद थी, क्योंकि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन समारोह था। इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड नई दिल्ली पर बने इस कार्यालय का सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उद्घाटन किया। इसी के साथ करीब 46 साल बाद पार्टी ने अपने दफ्तर का एड्रेस भी बदल दिया है। अब ये पुराना ऑफिस 24 अकबर रोड पर था। नए ऑफिस की आधारशिला वर्ष 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी थी। सोनिया गांधी भी उस समय मौजूद थी। इसे बनने पर लगभग 252 करोड़ रुपए खर्च किए गए। समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह मुख्यालय हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, देश के निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों और कांग्रेस के करोड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक संघर्ष, सेवा भाव और समर्पण का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के दौरान प्रतिभा सिंह के साथ उन्होंने राजीव शुक्ला से भी मुलाकात की और जल्द संगठन को लेकर एक नई वहां पर व्यवस्था की गई है। हिमाचल प्रदेश में राज्य ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी का गठन होना है और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे भंग कर दिया था। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीती शाम प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से भी मुलाकात की और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सियासी घटनाक्रम पर उन्हें अवगत कराया। इस दौरान दोनों नेताओं ने नए संगठन को लेकर भी चर्चा की। सीएम सुक्खू दिल्ली से अब कल वापिस लौटेंगे। पहले उनका कार्यक्रम आज दिन में लौटने का था और फिर धर्मशाला रवानगी थी, लेकिन चूंकि ये कहा गया कि दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने के कारण, फॉग ज़्यादा होने के कारण मुख्यमंत्री दिन के समय उड़ान नहीं भर सके। अब माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कल वापसी होगी। मुख्यमंत्री सीधे धर्मशाला भी रवाना हो सकते हैं, क्योंकि 10 दिन का मुख्यमंत्री का धर्मशाला का प्रवास होगा। सरकार धर्मशाला से 10 दिन चलेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू शीतकालीन प्रवास के दौरान कांगड़ा जिला में करोड़ों रुपए की सौगात प्रदान करेंगे। इस दौरान जनता का दरबार लगाने के साथ साथ विभिन्न विभागों की धर्मशाला में बैठकें भी होंगी। सीएम कल शाम धर्मशाला पहुंचने के बाद मिनी सचिवालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इस दौरान जनता की समस्याओं को भी सुना जाएगा। 17 जनवरी को 3 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बने जिला परिषद मीटिंग हॉल और बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद महिला पुलिस थाना धर्मशाला की बिल्डिंग का उद्घाटन होगा। स्टेडियम रोड पर धौलाधार फूड स्ट्रीट मार्केट का शिलान्यास किया जाएगा। रीजनल माउंट ट्रेनिंग सेंटर के हॉस्टल और सोलर प्लांट का भी उद्घाटन होगा। इसके बाद मिनी सचिवालय धर्मशाला में जनता का दरबार सजेगा। इसमें लोगों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। 18 जनवरी को मुख्यमंत्री नगरोटा बगवा में वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। गजखट पर हाई लेवल ब्रिज का भूमि पूजन किया जाएगा। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी जाएगी। ज्वाली विधानसभा में अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन तथा अन्य कई प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया जाएगा। 19 जनवरी को नूरपुर विधानसभा में कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी। मुख्यमंत्री 20 जनवरी को कुल्लू जिला के मनाली में मशहूर हिडिंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद मनाली में 1 दर्जन से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। विंटर कार्निवाल के समारोह में भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 19 मंडलों के और अध्यक्ष मिल गए हैं। आज इन सभी मंडलों में सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। हिमाचल प्रदेश भाजपा के कुल 171 मंडलों में से 160 मंडलों में अध्यक्षों की तैनाती हो चुकी है। प्रदेश चुनाव अधिकारी एवं सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि आज हुए मंडल चुनावों में मेल में श्यामलाल, पंचरुखी में उषा राणा, आलमपुर में हनुमत प्रसाद शर्मा, बैजनाथ अपर में सुरेंद्र कपूर, बैजनाथ लोअर में सुरेंद्र राणा, धारकंडी में अशोक वरिष्ठ, कुल्लू सदर में श्रवण ठाकुर, हरोली खास में अनीता जसवाल, हरोली बीत में अशोक छेत्रा, रोहड़ू में विजय मेहता, छोहरा में आशा खाची, सदवा में राहुल कालिया, भड़वार में अनूप राणा, जसूर में सुशील चौधरी, ज्वाली में राजेंद्र सिंह, कोटला राजेंद्र सिंह, नगरोटा सूरिया में धीरज अत्री, दून में मान सिंह, राजगढ़ में सुरेश वर्मा को मंडलाध्यक्ष पद पर चुना गया है। बाकी बचे 11 मंडलों में भी जल्द ही अध्यक्षों की तैनाती कर ली जाएगी। 11 ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर पार्टी आज भी फैसला नहीं कर पाई। इनमें 4 ब्लॉक अध्यक्ष ऊना जिला के गगरेट कुटलैड विधानसभा क्षेत्र के हैं, जबकि 5 ब्लॉक अध्यक्ष हमीरपुर जिला के सुजानपुर, बड़सर, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं। इन जगहों में
पार्टी की सियासी टकराव के चलते करीब 1 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पाया, जबकि 15 दिसंबर तक ब्लॉक अध्यक्ष चुनने का टारगेट रखा गया था। 6 विधानसभा में जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक के निर्दलीय भाजपा में शामिल हुए थे, वहां पर भी ब्लॉक अध्यक्षों में पेंच फंसा है। उम्मीद की है कि जल्द जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के बाद भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 17 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दिन भाजपा का एक कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान में प्रदेश भाजपा नेताओं से बात कर सकते हैं और 25 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन बड़ी बात, कांग्रेस से आए बागी भारतीय जनता पार्टी के लिए आफत बनते जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये देखा गया, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। जो दिल्ली ने कहा वो धरातल पर होता है। लेकिन इन तमाम जहां से कांग्रेस के बागी भाजपा में शामिल हुए हैं, वहां पर मंडल अध्यक्षों की लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और दिल्ली के इंटरवेंशन के बावजूद यहां पर फैसला नहीं हो पा रहा है। सियासी खींचातान के बीच भी यहां पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता भी ये कहने लगे हैं कि मेहमान बनकर आए। अब पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, पार्टी के मूल कार्यकर्ता थे, जो जमीन से जुड़े थे, जो संघ का चोला पहनकर चले थे, जो कि गणवेश में भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे थे, उनके लिए अब ये कांग्रेस से आए बागी धीरे धीरे आफत बन रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार की ग्रुपिज्म भारतीय जनता पार्टी में और ये एक धड़े को सीएम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि चंबा के एक नेता जो कभी कांग्रेस के एडवाइजर हुआ करते थे, अब भाजपा के एडवाइजर हैं, एक चौथा धड़ा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का खड़ा कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री की इन तमाम बातों को भारतीय जनता पार्टी ने झुठला दिया था और कहा था कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सरकार की अस्थिरता की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। लेकिन इन चुनावों को लेकर अगर संगठन के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस के बागी नेताओं के मंडलों में लटका चुनाव इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सुनामी जरूर चल रही है। प्रदेश में मनरेगा कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी फेस रीडिंग के जरिए लगाई जाएगी। इसके लिए मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर हो रहे फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए अलग सिस्टम अपडेट वर्जन लॉन्च किया गया है। इस अपडेटेड वर्जन में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से उन्हीं श्रमिकों की उपस्थिति लगेगी जिनकी पलकें झपकेगी। ऐसा नहीं होने पर उपस्थित कॉलम में श्रमिक का फोटो अपलोड नहीं हो सकेगा। मौजूदा समय में मनरेगा मजदूरों की हाजिरी कार्यस्थल पर फोटो खींचकर लगाई जाती है, लेकिन ऐसे में कई शिकायतें मिल रही थी कि हाजिरी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर घर बैठे लोगों को श्रमिक दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कई श्रमिक मनरेगा मस्ट्रोल में पंजीकृत होने के बावजूद कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहे, जबकि उनकी हाजिरी लग जाती है। इन्हीं अव्यवस्थाओं को देखते हुए फेस रीडिंग कर हाजिरी लगाने की नई व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। सोलन जिला में आज औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के झाड़ माजरी स्थित एक निजी कंपनी में इनकम टैक्स ने छापेमारी की। झाड़ माजरी में कैप्टिव बायोटेक यूनिट 2 में आयकर विभाग की टीम सुबह 6 बजे पहुंच गई। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से बद्दी के उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया है। कैप्टिव बायोटेक यूनिट 2 में रेड अभी जारी है। कई सालों से ये कंपनी बद्दी में स्थापित है। टैक्स में कथित अनियमितताओं की शिकायत के बाद ये छापेमारी की गई। आयकर विभाग की टीम कंपनी की वित्तीय दस्तावेजों के साथ साथ दवाओं के रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच कर रही है। टीम हर पहलू को गंभीरता से खंगाल रही है। किसी भी फैक्ट्री के अंदर जाने या बाहर से किसी इंप्लॉइज को आने की बाहर इजाजत नहीं दी जा रही है। एचआरटीसी के ड्राइवर के मौत की जांच पर अब बवाल खड़ा हो गया। इस पूरे मामले पर अब एचआरटीसी की ड्राइवर यूनियन पूरी तरह से विरोधी स्वर में मुखर होने लगी। आज बाकायदा प्रेस वार्ता भी की गई, क्योंकि डीएम मंडी की जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी आई, आरंभिक जांच रिपोर्ट आई है, उस पर नया बवाल खड़ा हो गया। उसे मनगढ़ंत बताया जा रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि आरएम को बचाने के लिए डीएम ने फर्जीवाड़े की रिपोर्ट तैयार की है, जिसका ना सर है ना पैर है। और अब ये डिमांड की जा रही है कि किसी रिटायर्ड जज या इंडिपेंडेंट एजेंसी से
इस पूरे मौत मामले की जांच की जाए। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का जबरदस्त विरोध होने पर एचआरटीसी प्रबंधन जरूर बैकफुट पर यहां आया है, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर जो आज एचआरटीसी यूनियन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें कहा गया कि घरेलू हिंसा की जो बात की गई है मनगढ़ंत है, बिल्कुल गलत है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। डीएम मंडी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए ड्राइवर यूनियन ने कहा कि यह रिपोर्ट सिर्फ एक आरोपी अधिकारी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से संजय कुमार की दुखद मृत्यु हो गई, मौत हो गई। चालक संजय कुमार ने 3 जून 2024 को धर्मपुर डिपो में ज्वाइनिंग दी। 3 जून 2024 से 3 जनवरी तक 72 छुट्टियों का लाभ उठाया। ये जांच रिपोर्ट में खुलासा किया कि 72 छुट्टियां ली गई। 7 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक 28 छुट्टियां ली। 7 जनवरी को फिर 5 दिन का अवकाश मांगा, जिसमें छुट्टी का कारण घरेलू हिंसा बताया। धर्मपुर टेनेबर में संजय कुमार ने 30% छुट्टियां की। ये सारी बातें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में बताई गई हैं। जून 2024 में दिसंबर 2024 तक अन्य कर्मचारियों के साथ वेतन की अदायगी की गई। पूर्व में चालक के खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी भी की गई थी। चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन संचालन का भी आरोप था। प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया कि जिस तरह से आरोप सोशल मीडिया में लगे हैं, उन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। ये तमाम बातें जांच रिपोर्ट में कही गई है और इसी जांच रिपोर्ट के खिलाफ, इसी जांच रिपोर्ट के विरोध में एचआरटीसी के ड्राइवर उतर आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मंडी डीएम को तुरंत उनके पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से मनगढ़ंत रिपोर्ट ये घड़ी है, बिल्कुल बेबुनियादी है। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, उसके खिलाफ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और अपने कुलीग्स को, अपने समकक्ष या अपने निचले अधिकारी को बचाने के लिए इस तरह की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने यह भी कहा कि अगर वाकई पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी है तो किसी रिटायर्ड जज को यह जांच दी जाए या इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच की जाए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस तरह मनगढ़ंत रिपोर्टें अगर दी गई तो एचआरटीसी के कर्मचारी, एचआरटीसी की यूनियन है, इसका जमकर विरोध करेंगी। ड्राइवर यूनियन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से भी अनुरोध किया कि इस पूरे मामले में इंटरवीन कर पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए, ताकि जो एक व्यक्ति प्रताड़ना का शिकार होने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चला गया, कम से कम न्याय मिल सके। और यह भी कहा गया कि यह न्याय संजय कुमार को नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी के तमाम कर्मचारियों को मिलेगा, जो दिन रात एचआरटीसी के हित में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। शिमला के ईडी दफ्तर के डिप्टी डायरेक्टर विशाल दीप को पंचकुला में लाया गया। हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम की ओर से प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी विशाल दीप को यहां पर लाया गया, पंचकुला में लाया गया। पंचकुला सेक्टर 16 के रहने वाले विकास बंसल की शिकायत पर शिमला ईडी दफ्तर के डिप्टी डायरेक्टर विशाल दीप के खिलाफ क्राइम ब्रांच 26 की टीम जांच कर रही है। रिश्वत कांड के अलावा आरोपी विशाल दीप के खिलाफ जान से मारने की धमकी और 50 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है। इससे पहले रिश्वत कांड में उन्हें सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया था। अब रंगदारी मामले में उन्हें 4 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस मामले के आरोपी का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी कनेक्शन सामने आया है। क्राइम ब्रांच 26 ने आरोपी विशाल दीप से पूछताछ की है। उधर आरोपी का सीबीआई टीम भी प्रोडक्शन वारंट ले सकती है। इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से लेकर मोनू राणा गैंगस्टर तक नाम सामने आ रहे हैं। मोनू ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। उधर बुधवार को आरोपी ईडी अफसर विशाल दीप को पंचकुला पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और यहां से उसे अंबाला जेल भेज दिया गया। मोबाइल फोन से हुए खुलासों के आधार पर अब टीम कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, जिसमें शिमला में तैनात इस अधिकारी के खिलाफ बिश्नोई गैंग का कनेक्शन भी पड़ताला जा रहा, जो कि मोबाइल फोन से जिसके खुलासे हुए हैं। किन्नौर जिला के स्पीलो कानम सड़क मार्ग पर आज सुबह एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि चालक सहित 2 घायल हो गए। सुबह एक पिकअप गाड़ी में सवार होकर 4 लोग स्पीलो के कानन की तरफ जा रहे थे। जैसे ही पिकअप बीआरओ कैंप के नजदीक पहुंची तो चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी संपर्क सड़क से करीब 100 मीटर नीचे NH 5 पर जा गिरी। मृतकों और घायलों को घटनास्थल से अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में बिहार की रहने वाली 45 साल की बसंती की मौके पर दुखद मौत हो गई, जबकि स्पीलो की रहने वाली 61 साल की नोरबू जांगमो की अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में मृत्यु हुई।
वहीं हादसे में स्पीलो की रहने वाली वाहन चालक एवं मालिक 65 वर्ष पवन कुमार नेगी और उसका बड़ा भाई 75 वर्ष के पूर्ण छेरंग गंभीर रूप से घायल हैं। पीएससी स्कीबा में प्राथमिक उपचार के देने के बाद दोनों को क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ शिफ्ट कर दिया गया। यहां से दोनों को रामपुर खनेरी अस्पताल में भी रेफर कर दिया गया है। बिलासपुर थाना सदर में एक युवक को सोशल मीडिया पर बंदूक में रोंद डालते हुए फोटो डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। थाना सदर पुलिस गश्त कर रही थी। जब पुलिस बामटा चौक पर पहुंची तो किसी ने गुप्त सूचना दी कि एक युवक ने लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बंदूक में रोंद डालते हुए फोटो वायरल किया है। पुलिस जब संबंधित अकाउंट्स की छानबीन की तो सही पाया, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए त्रेड़ निवासी कीर्ति ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर आप तक पहुंचाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए, फोटो वायरल करने के लिए आपकी इस प्रकार की कोई भी हरकत आपको जेल की सलाखों तक पहुंचा सकती है। यह कई बार देखा गया कि कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ती है। इसलिए समाज को जागरूक करने के लिए हमारा दायित्व बनता है इस तरह की खबरों को आपके समक्ष लाएं और आपको यह सचेत करें कि इस प्रकार का काम करने पर आपको जेल भी हो सकती है। कुल्लू जिला के तांदला गांव के समीप पास हुआ एक 1.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। इस घटना से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। वहीं वन संपदा को भी नुकसान पहुंचा। सुबह बगीचे में बने लकड़ी के मकान में आग भड़क गई, जिससे मकान और उसमें सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। तांदला के बाढ़ पंच ने कहा कि जंगल में किसी शरारती तत्व ने आग लगाई थी, जिसके चलते मकान राख हो गया। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कल फिर बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। पहाड़ पर 17 से 20 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा। 21 को पहाड़ों के साथ मैदानों में भी बारिश की संभावना है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच कल्पा, केलोंग, मनाली, कुकुमसेरी, समदो व ताबो का तापमान माइनस तक लुढ़क गया है और प्रदेश में शीतलहर भी चल रही है। अब ये अनुमान है कि कल हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तथा निचले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, पढ़ते और देखते रहें हिमाचल दस्तक।